हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है संघवाद यानी फेडरलिज्म। संघवाद यानी फेडरलिज्म, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो अमेरिका में संघवादी व्यवस्था के समर्थक थे जेम्स मेडिसन ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। और क्यों प्रयोग किया था कि वह एक पहली बार दुनिया की एक नूतन व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना चाहते थे जो अमेरिका की आवश्यकता पर आधारित था, और इसे संघवाद कहा गया। यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली जो राज्यों के मिलने से बनती हो। पहली बार यह व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन जेम्स मेडिसन जिस संघवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे वह एक मजबूत केंद्र पर आधारित थी। हालांकि पहली बार दुनिया में यूएसए यानी अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन से 1789 में किसकी स्थापना हुई? संघवादी शासन की। जो अमेरिका में संघवादी शासन की स्थापना हुई वो अपने सुरक्षा की आवश्यकता के कारण बनाया गया था। छोटे छोटे राज्य थे जिसपे यूरोपीय साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी शक्तियां आक्रमण करती थीं, उस पर कब्जा करती थीं और अपना शासन चला रही थी। इससे तंग आके सर्वप्रथम 13 छोटे छोटे राज्यों ने मिलके एक बड़े संघ के निर्माण की कल्पना की, और इस उद्देश्य से प्रेरित था कि अगर हम एक इस प्रकार के बड़े संघ का निर्माण करेंगे तो किसी भी आक्रांता का सामना हम मिलके कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये तय किया कि उसकी रूपरेखा क्या होगी, तो उसकी रूपरेखा वही संघवाद की जो विशेषता है वही रूपरेखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे पहली शासन व्यवस्था जो संघवादी शासन व्यवस्था है वो अमेरिका की शासन व्यवस्था है। और जो संघवादी शासन है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? संघवादी शासन की प्रमुख विशेषता ये होती है, पहला, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। ये डिवीजन ऑफ पावर्स है। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है क्या दोनों एक ही है? नहीं। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, शक्तियों का पृथक्करण, जो सरकार के 3 अंगों में शक्तियों को बांटने की बात करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जो डिवीजन ऑफ पावर्स है यह शक्तियों को केंद्र और राज्य यानी कि संघ की इकाइयां, ये दोनों संघ की इकाई होती हैं। अमेरिका संघ की दोनों इकाइयां, जो केंद्र की सरकार है, जो राज्यों की सरकार है। तो पहला हो गया डिवीजन ऑफ पावर्स। दूसरा होता है इसकी विशेषता लिखित संविधान। दरअसल इसमें शासन की 2 इकाइयां होती हैं और 2 इकाइयों में एक केंद्र और राज्य की सरकार है, और राज्यों में भी कई राज्य। तो अक्सर कर विवाद की स्थिति रहती है, तो विवाद के ज्यादा अवसर न हो, और जब विवाद हो तो उसका समाधान करने के लिए हमारे पास एक लिखित संविधान होना चाहिए ताकि उसका समाधान आसानी से हो सके। उस संविधान के प्रकाश में उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो लिखित संविधान हो गया। तीसरी बात, स्वतंत्र और निष्पक्ष फेडरल कोर्ट। निष्पक्ष फेडरल कोर्ट
फेडरल कोर्ट को संघीय अदालत या सर्वोच्च अदालत भी कह सकते हैं, न्यायालय, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय। तो शक्तियों का विभाजन हो गया, लिखित संविधान हो गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट हो गया, और चौथा केंद्र और राज्यों की सरकारें, यानी कि सरकार जो है वह केंद्र में दूसरी और राज्य में दूसरी जो शासन की इकाइयां हैं वो अलग अलग इकाइयां होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो संघवाद है उसकी विशेषता में ये मोटे तौर पर इन 4 बातों को हम लेते हैं। हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं अगर संघवाद के उस पे जाएंगे तो, क्योंकि उसके बाद इकहरी न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता, ये जो भारत में लिया गया है वह उसका वायलेशन है। तो इसलिए इकहरी नागरिकता की बजाय वहाँ जितनी इकाइयाँ होती हैं, स्विट्जरलैंड में 3-3 नागरिकता दी गई है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो नागरिकता का भी प्रश्न है। फिर जो राज्य की सरकारें हैं उनकी अपनी इंडिपेंडेंसी, जैसे गवर्नर अपॉइंट होते हैं, तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख विशेषता के तौर पर ये 4 चीजें हम देख सकते हैं। अब हम आगे आएंगे कि जो भारत में संघवाद है, भारत में संघवाद की क्या स्थिति है। भारत में संघवाद, तो जो भारत में संघवाद है वह अपनी आवश्यकता से उसका जन्म होता है। भारत में संघवाद के क्लासिकल फीचर, यानी कि संघवाद का हूबहू अनुकरण नहीं है। दुनिया में संघवादी शासन व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो कई देशों में, अधिकांश देशों में संघवादी शासन है, जिसमें प्रमुख रूप से हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम ले सकते हैं, कनाडा का नाम ले सकते हैं, भारत है ही, स्विट्जरलैंड का नाम ले सकते हैं, और तमाम इस तरह के और भी देश हैं। तो जो भारत का संघवाद है वह अमेरिका का नहीं, अमेरिका का अनुसरण नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया का नहीं करता, स्विट्जरलैंड का नहीं करता। भारत का जो संघवाद है वह कनाडा का अनुसरण करता है। मतलब कनाडा से मिलती जुलती व्यवस्था है। अनुसरण करता नहीं करता ये डिस्कशन का प्रश्न है। कनाडा से मिलती जुलती व्यवस्था है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जो कनाडा का संविधान है उसमें भी जो संघ का स्वरूप है वह भारत जैसा है। भारत के संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा गया है, भारत, इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत के संविधान में जो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है वह जानबूझ के किया गया है, क्योंकि ताकि भारत की एकता और अखंडता कहीं से प्रभावित न हो। तो वो अपनी आवश्यकता पर है। अब अपनी आवश्यकता पर आधारित है। तो भारत में संघवाद की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली बात, 2-3 बातें इसमें हम कह दें। भारत के संघवाद के बारे में जो केसी वेयर है, केसी वेयर जो विचारक है, वह क्या कहते हैं? भारत के संघ को कहते हैं क्वासी फेडरल, यानी कि भारत का संघ कैसा संघ है? अर्ध संघ है, क्वासी फेडरल है, अर्ध संघ कहते हैं। लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन जो है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संघ को सहकारी संघ कहा है। सहकारी संघ यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भारत में सहकारी संघवाद है। अब यहां आपको बता दें कि जो सहकारी संघवाद, इसका मतलब क्या है? जो संघवाद है उसमें अमूमन केंद्र और जो राज्य सरकारें वो अमूमन प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं, जैसा अक्सर अमेरिका में देखने को मिलता है। वो एक दूसरे से कंपीट करने लगती हैं शक्तियों के एक्सरसाइज के मामले में, अधिक से अधिकारों को पाने के मामले में। लेकिन भारत का जो संघ है वह एकता और अखंडता को सुरक्षित रखते हुए सहकारी संघवाद है, जिसका मूल स्पिरिट यह है सहकारी संघवाद का कि यह ठीक है कि राज्य सरकारें केंद्र के आर्थिक अनुदान पर निर्भर रहेंगी, परंतु ये एक दूसरे का सहयोग करती हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं करती।
और तमाम ऐसी नीतियां हैं जो राज्य में लागू होती हैं लेकिन वो केंद्र द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो इस प्रकार केंद्र और राज्यों के परस्पर सहयोग से चलने वाले संघवाद को सहकारी संघवाद कहते हैं और इसी की कल्पना भारत में की गई है। अब भारत के संघवाद में ये चारों बातें तो आप देखते ही देखते हैं। इसके अलावा भारत के संघवाद में जो अलग है वो क्या है? भारत के संघवाद में कहा जाता है कि दुर्गादास बसु जी कहते हैं, डीडी बसु कहते हैं कि भारत के संघवाद में एक मजबूत केंद्र है, लेकिन उसकी मजबूती राज्यों की स्थिति को कमजोर नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। तो भारत में जो संघवाद है वह एक मजबूत केंद्र की कल्पना करता है और इसलिए करता है क्योंकि भारत में तमाम विविधताएं हैं, बहुत क्षेत्रीय विविधता है, बड़ी विषमता है। तो अगर ऐसे में एक मजबूत केंद्र की स्थापना नहीं की जाएगी तो भारत की अखंडता को खतरा हो सकता है। तो भारत के संघवाद की इन सारी बातों के साथ साथ क्या विशेषता है वह हम मेंशन करेंगे। भारत के संघवाद या क्या विशेषता है? पहली बात यह है कि इन सबके साथ साथ जो पहला अंतर है कि भारत में नागरिकता इकहरी है, यानी कि राज्यों की कोई नागरिकता नहीं, एक नागरिकता है, वह है भारत की नागरिकता। दूसरी बात, राज्यों का उच्च सदन में यानी राज्यसभा में, उच्च सदन में बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं, जबकि तमाम ऐसे राज्य जहां से 1 सदस्य जाते हैं। तो इस प्रकार का अंतर है। अन्य महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो राज्यपाल है, राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, जबकि अमेरिका में नियुक्त होते हैं। जबकि अमेरिका में जो राज्यपाल है वो चुने जाते हैं और वहां का राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष रियल सेंस में होता है, जिसको अमेरिका का राष्ट्रपति न हटा सकता है और न ही नियुक्त कर सकता है। चौथी विशेषता क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, आईएएस और आईपीएस अफसर, वो राज्यों में महत्वपूर्ण रोल में होते हैं। यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी जो आईएएस सेवा का होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है और राज्य की व्यवस्था में, प्रशासनिक मशीनरी में सबसे महत्वपूर्ण अफसर होता है, वो केंद्र का कर्मचारी होता है। तो इस तरह के अंतर हैं। अब यह सब चीजें ऐसी हैं। उसी तरह से इमरजेंसी प्रावधान, आपातकालीन शक्तियां किसकी? राष्ट्रपति की। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान में क्या होता है कि जो संविधान है उसका स्वरूप ही बदल जाता है, वह संघीय स्वरूप उसका खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है इसे इकहरी व्यवस्था है। अनुच्छेद 352, 356, 360 यह राज्यों की स्थिति को कमजोर करता है। उसके बाद आपातकालीन शक्तियों के अतिरिक्त और तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो भारत में जो संघवाद है उसको केंद्र के पक्ष में झुकी हुई स्थिति में उसे लाते हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 249 क्या करता है? वह राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे अपनी 2/3 बहुमत से, तो राज्य सूची के उस विषय पर केंद्र सरकार को यानी संसद को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। इस तरह के तमाम प्रावधान हैं जो भारत में क्या करते हैं, जो शक्ति का विभाजन है वह केंद्र के पक्ष में करते हैं, शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में करते हैं। एक और बात, अगर शक्ति का विभाजन ही आप देख लें
तो जो संघीय सूची है यानी केंद्र सूची है उसमें 97 विषय हैं, राज्यों की सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। तो सबसे ज्यादा विषय और सबसे महत्वपूर्ण विषय संघ के पास है। परंतु तमाम ऐसे उपाय किए गए हैं जो सहकारी संघवाद को मेंटेन करते हैं, यानी कि उस स्पिरिट को बनाए रखना चाहते हैं और केंद्र और राज्य में सामंजस्य बना रहे हैं। जैसे क्या है, ये सहकारी संघवाद बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय है? पहला, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 किसका प्रावधान करता है? अंतरराज्य परिषद। अंतरराज्य परिषद हालांकि ये तो संविधान में शुरू से 263 में कहा गया है, लेकिन 1990 के दशक में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई, यानी कि राज्यों की परिषदें बनाई गई जहां पे बैठ के डिस्कशन करते हैं और जो विवाद के मुद्दे हैं उनका समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त संसद के राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 सन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्ताव पर संसद द्वारा क्या किया गया है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। ये क्षेत्रीय परिषदें 5 क्षेत्रीय परिषदें थी, पूर्वोत्तर को हटा के बाद में 71 में पूर्वोत्तर का भी एक क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। ये क्षेत्रीय परिषदें पूरे भारत को क्षेत्रों में बांटा गया है और उनका एक कुछ राज्यों को रख के समूह बनाया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, केंद्र और पूर्वोत्तर, ताकि ये परिषदें आपस में चर्चा कर सकें, समस्या का समाधान कर सकें, विवाद का समाधान कर सकें और कोई डिमांड है तो उसको केंद्र को प्रेषित कर सकें। इसके अलावा और कौन सा टूल है? मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। मुख्यमंत्रियों का समय समय पर सम्मेलन आयोजित किया जाता है ताकि कोऑपरेशन बना रहे। इसी तरह राज्यपालों का सम्मेलन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों का प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाया जाता है ताकि उस पर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखा। चीफ सेक्रेटरीज, जो स्टेट का सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है, चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिवों का सम्मेलन। तो इसके माध्यम से सहकारी संघवाद को बनाए रखने की कोशिश की जाती है। यह सही बात है कि आर्थिक रूप से राज्यों की स्थिति कमजोर है और राज्यों को अपना राज्य चलाने के लिए बड़ी मात्रा में केंद्र से निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन 14वां वित्त आयोग, सरकारी आयोग, इन सबके रिकमेंडेशन को कंसीडर करते हुए राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास भी जारी है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। कहीं कोई चीज़ रह गई है तो आप पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।